रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन जो है वो देखने जा रहे हैं। ये लेक्चर बेसिकली 2 पार्ट्स पे कंसिस्टेड होगा। फर्स्ट पार्ट में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे अलॉन्ग विद अनोमलीज इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जबकि सेकंड पार्ट में जो है वो हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। सो आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोग जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर लेक्चर जो है वो समझ आता है आपको तो वीडियो को लाइक भी जो है वो कर दिया करें। स्टूडेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इनटू आवर माइंड इज़ दैट कि व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, ऑल ऑफ़ यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑलरेडी, बट अगर हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करें तो वी कैन से दैट दीज आर बेसिकली द एलिमेंट्स in which the last electron enters into the d orbital of penultimate shell। penultimate shell का मतलब ये होता है n-1d। जो n हमारा लास्ट शेल है ना, उससे जो है d जो है वो n-1 होगा, यानी कि एक एनर्जी लेवल कम होगा। इसकी वजह जो है वो क्या है, इसकी वजह मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये बेसिकली एनर्जी डिफरेंस की वजह से है। n-1d जो है वो हायर इन एनर्जी होता है एज़ कम्पेयर टू ns के। दैट्स वाई जो है वो n-1d जो है वो बाद में फिल होता है, जबकि ns जो है वो उसकी फिलिंग पहले हो जाती है। सो ये इसकी डिटेल आगे चल के भी जो है वो हम देखेंगे। सो ऐसे एलिमेंट्स को जो है जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d सब शेल के अंदर एंटर होता है, उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो कहा जाता है। ये तो एक डेफिनेशन हमने देख ली। अब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को जो है वो इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, इनकी ग्राउंड स्टेट में या किसी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ऐसे एलिमेंट्स भी जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब इनको जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए भी जो है वो कहा जाता है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं दे लाई बिटवीन दैट ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि उनके इंटरमीडिएट जो है वो लाई करती हैं। इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में एक ग्रेजुअल चेंज आता है। जैसे हमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स का पता है कि दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और हमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पता है कि दे आर मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। सो ये बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक एंड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनको आप कह सकती हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक के दरमियान में जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ एक ट्रांजिशंस जो हैं वो शो करी होती हैं। सो दैट्स वाई जो है वो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो हम इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन को डिस्कस करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान में जो है वो लाई करते हैं। और अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो उसके जो है ये पीरियोडिक टेबल आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें आप देख सकती हैं कि पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जो है वो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स दो जो है वो ग्रुप से कंसिस्टेड हैं, जिसमें ये पहला ग्रुप वन ग्रुप जिसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, और टू शामिल हैं इसके अंदर जिन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखें तो ये ग्रुप 13 से लेकर 18 तक जो है वो लाई कर रहा है। स्टूडेंट्स, से ये जो है पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट पे पाया जाता है। तो एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ़्ट जहाँ पे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स मौजूद हैं, इनके दरमियान में जो है, यानी कि इनके मिडल में जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो लाई कर रहे हैं। ये सारा ये जो येलो के साथ जो है वो शेड किया गया एरिया, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे कंसिस्टेड है। सो अगर हम जो है ये देखें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली हमारे पास फोर्थ पीरियड में आ रहे हैं, फिफ्थ में, सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड के अंदर जो है वो आ रहे हैं। और फिर फोर्थ पीरियड में जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनको फर्स्ट सीरीज़ भी कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। फिफ्थ पीरियड में आने वाले एलिमेंट्स को जो है वो सेकंड सीरीज़ कहा जाता है। सिक्स्थ में आने वालों को थर्ड, और सेवन्थ में आने वालों को फोर्थ सीरीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है जी। और पीरियोडिक टेबल की बॉटम पे आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये दो ग्रुप्स, दो सीरीज़ और भी मौजूद हैं, जिसमें ऊपर वाली को लेंथेनाइड सीरीज़ कहा जाता है और नीचे वाली जो सीरीज़ है इसको एक्टिनाइड सीरीज़ जो है वो कहा जाता है, और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, जो है आप लोगों को यहीं पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ
कि जो हमारे पास फर्स्ट सीरीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 21 एंड इट टर्मिनेट्स एट जिंक जिसका एटॉमिक नंबर है 30। इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो सेकंड सीरीज़ है जो फिफ्थ पीरियड में लाई करती है, इसमें जो है ये स्टार्ट होती है यट्रियम से जिसका एटॉमिक नंबर है 39 एंड इट टर्मिनेट्स एट कैडमियम जिसका एटॉमिक नंबर है 48। इसी तरह से थर्ड सीरीज़ जो सिक्स पीरियड में लाई करती है, ये लेंथेनम 57 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होती है और मरकरी जिसका एटॉमिक नंबर 80 है उस पर जाके टर्मिनेट कर जाती है। और अगर आप लेंथेनम और हैफनियम को देखें तो इनके एटॉमिक नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि लेंथेनम से आके जो है ये लेंथेनाइट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाती है और इसलिए जो है वो सेकंड जो एलिमेंट इसके बाद आ रहा है हैफनियम, उसका एटॉमिक नंबर 72 है जो कि ल्यूटिटियम के बाद आता है। ठीक है जी, ये ल्यूटिटियम आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। इसी तरह से जो है जो हम लास्ट सीरीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स ये जो है वो एक्टिनाइट से स्टार्ट होती है, 89 इसका एटॉमिक नंबर है और कॉपरनेशियम जिसका 112 एटॉमिक नंबर है उस पर जाके टर्मिनेट कर जाती है। और इसी ये बिल्कुल जो है ये थर्ड सीरीज़ की तरह फोर्थ सीरीज़ में भी आप नोट करेंगी कि 89 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है रदरफोर्डियम, इसका एटॉमिक नंबर 104 है, क्योंकि एक्टिनियम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो ये तमाम के तमाम मिलके जो है वो ये एक्टिनाइट सीरीज़ बना रहे हैं और 90 से ये स्टार्ट होके 103 तक जाती है और इसलिए जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट जो आ रहा है एक्टिनियम के बाद रदरफोर्डियम, उसका एटॉमिक नंबर 104 है। सो स्टूडेंट्स ये तो हमने जनरली जो है वो डिस्कस कर लिया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली 4 सीरीज़ पे जो है वो कंसिस्टेड हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और ये सीरीज़ बेसिकली पीरियोडिक टेबल के फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड के अंदर जो है वो लाइक कर रही हैं। ये मैंने इस स्लाइड के अंदर जो है वो इन तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नेम भी जो है वो दे दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इसको एक दफ़ा जो है वो लाजमी जो है वो अच्छे तरीके से देख के मेमोराइज़ कीजिएगा ताकि जो है वो कहीं भी आपसे कुछ पूछा जाए, वाइवा में पूछा जाए या किसी इंटरव्यू में आगे चल के पूछा जाए तो आप उनको जो है बताने के काबिल हो सकें। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो क्यों कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स जैसे कि अभी हमने जो है वो देखा, मैं दोबारा से आपको जो है पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ कि बेसिकली अगर हम देखें तो ये 3 से लेकर 12 तक के जो ग्रुप्स हैं ये तमाम के तमाम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में शामिल हैं, लेकिन एक्चुअली जो है हमारे पास 4 से लेकर जो है वो 11 तक जो ग्रुप्स हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो है वो हिस्सा हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो है अभी मैंने आप लोगों को जो स्टार्ट में जो दूसरी डेफिनेशन बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर लाजमी जो है वो ग्राउंड स्टेट में या इनकी किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड होना चाहिए। अगर जो है डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होता या वो फुल फिल हो जाता है तो वो फिर जो है डी ब्लॉक एलिमेंट की क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता। सो उसके केस में जो है वो हम समटाइम्स जो है 4 से लेकर 11 तक जो ग्रुप्स हैं उन्हीं को जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम कहते हैं। अब जैसे जो है वो फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास फर्स्ट सीरीज़ में स्कैंडियम है और यट्रियम जो है वो हमारे पास ये स्कैंडियम एंड यट्रियम ग्रुप 3 से जो है वो बिलोंग कर रहे हैं। अब इनमें पार्शली फिल्ड डी सब शेल होता है इनकी ग्राउंड स्टेट में, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह दिया जाता है। लेकिन जब ये आयंस बनाएंगी तो इनके जो है जो डी में वाहिद इलेक्ट्रॉन है वो भी इनसे निकल जाएगा। सो फिर क्या होगा, फिर अगर जब ये अपनी आयनिक स्टेट में होंगी यानी कि केटाइनिक फॉर्म में जब ये होंगी तो फिर ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स या इनको आप कह लें कि ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहलाएंगी। इसी तरह से जो है वो 12 ग्रुप में जो है हमारे पास एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी वगैरह। ठीक है जी, अब इनके केस में जो है चूँकि कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं तो इन्हें भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसिडर नहीं करते, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस स्टिल हम जो है 3 एंड 12 को जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर इंक्लूड जो है वो कर लेते हैं। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली जो है वो इनकी पोजीशन और ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो शो कर रहा है बिटवीन एस एंड बी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, आई एम हाईलाइटिंग दिस, कि ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं
आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लेकिन ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये इसलिए हमने बात की है क्योंकि हमने ग्रुप 3 एंड ग्रुप 12 को भी जो है वो इसमें इंक्लूड किया है, बट दे आर नॉट एक्चुअली द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमने जो है वो देख लिया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनको ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो क्यों कहते हैं और किन को इसमें शामिल करना चाहिए और किन को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। ये हमने ये सारी डिटेल जो है वो इसकी यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ये ज़रा टेबल 4.1 जो है वो देखिएगा, इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो है वो एटॉमिक नंबर और सारी सीरीज़ जो हैं वो दी हुई हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया था उसकी सारी डिटेल जो है वो इसके अंदर गिवन है। ये मैं ऑलरेडी आपको पीरियोडिक टेबल के ज़रिए एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि अगर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो तभी हम जो है वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसमें जो एनॉमलीज़ हैं उनको समझने के काबिल हो सकेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है वो NS और N-1D के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आपको वो पता है S सब शेल जो है उसके अंदर या S ऑर्बिटल कह लें, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, और D जो है जिसकी स्पेस में 5 ओरिएंटेशंस होती हैं और उसमें मैक्सिमम जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। सो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी होगी वो कुछ इस तरह की होगी कि इनके NS और N-1 जो है वो D इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, यानी कि इनके S में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं और कोई भी नहीं हो सकता। ये भी हम जब इनकी इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। और ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि S में जो है वो एक भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 2 भी हो सकते हैं, इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। इसी तरह से N-1 में देख लें कि 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हो सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स डी सब शेल में तब अकोमोडेट होंगे जब हम डी सब शेल की स्पेस में 5 ओरिएंटेशंस को कंसिडर करेंगे। तो दीज आर DXY, DYZ, DZX और DX² -Y² और DZ²। सो दीज आर द 5 ओरिएंटेशंस जिनको मैं बेसिकली डिस्कस कर रही थी। सो स्टूडेंट्स, दूसरा आप लोगों को जो मेन पॉइंट यहाँ पे बताना है वो ये है कि ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं उन तमाम हॉरिजॉन्टल या हर सीरीज़ दूसरे लफ्ज़ों में कह लें उसमें 10 एलिमेंट्स जो हैं वो आते हैं, क्योंकि डी सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। ये मैं आपको रिपीटेडली 2-3 दफ़ा भी बता चुकी हूँ। इसके अलावा जो है वो डिपेंडिंग अपॉन दी ऑर्बिटल ऑफ विच पेनल्टीमेट शेल हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 4 होगी, 5 होगी, 6 या 7 होगी। अगर n हमारे पास 4 होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3D में आएंगे, ठीक है जी। अगर 5 होता है तो इलेक्ट्रॉन्स 4D में आएंगे। अगर n जो है वो हमारे पास मतलब NS की जो है मैं बात कर रही हूँ, अगर हमारे पास जो है वो 6 है इनकी वैल्यू, तो फिर हमारे पास D में इलेक्ट्रॉन्स 5D में आएंगे, और अगर n की वैल्यू हमारे पास 7 है तो फिर 6D में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है जी। जैसे कि मैंने आपको जो है वो लेक्चर के स्टार्ट में ही फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही बता दिया था कि हमारे पास N-1D सब शेल जो है दैट इज़ स्लाइटली हायर इन एनर्जी एज़ कम्पेयर टू NS सब शेल के, इसलिए जो है वो NS सब शेल जो है वो पहले फिल होता है, जबकि N-1D सब शेल जो है वो बाद में फिल होता है। सो अब जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये फर्स्ट सीरीज़ आपको नज़र आ रही है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैंडियम एंड इट टर्मिनेट्स एट जिंक। सो सेक्टिव कॉमन फीकोनिक्यूजिन, इसका जो है वो शॉर्ट फॉर्म आप बना सकती हैं। इसी तरह से सेकंड सीरीज़, थर्ड एंड फोर्थ का भी। तो स्टूडेंट्स का नोट कीजिएगा, ये फर्स्ट कॉलम के अंदर जो है वो बेसिकली मेंशन किया गया है कि Z स्टैंड्स फॉर द एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। ये तमाम जो है वो सीरीज़ के एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर दिए गए हैं। और नेक्स्ट जो है 4s में जितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उनके बारे में बताया हुआ है। और नेक्स्ट 3D में जितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसके बारे में जो है वो बताया हुआ है।
फर्स्ट सीरीज़ में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 3d में आएंगे, ठीक है जी। सेकंड में 4d में आएंगे और थर्ड सीरीज़ में 5d में आएंगे और फोर्थ सीरीज़ है हमारे पास, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 6d के अंदर जो है वो आएंगे। और जबकि s की वैल्यू जो है वो d की निस्बत एक हायर होगी, यानी कि इस केस में 4s, सेकंड के केस में 5s, थर्ड के केस में 6s एंड फोर्थ सीरीज़ के केस में 7s। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है अब मैं हाईलाइट करने जा रही हूँ कि जैसे कि आपको बाकी तो तमाम एलिमेंट्स के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रही होगी, लेकिन कुछ केसेस में एबनॉर्मल बिहेवियर भी आप नोट करेंगी, जैसे फर्स्ट सीरीज़ में क्रोमियम एंड कॉपर, ठीक है जी। होना तो ये चाहिए कि क्रोमियम के केस में एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और डी के केस में जैसे वेनेडियम में 3 हैं तो क्रोमियम में 4 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको क्रोमियम में 5 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रही हैं और 4s में जो है वो 2 की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसमें जो है वो बजाय 4s में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने के 3d जो है वो हाफ फिल्ड हो गया है, जिसकी वजह से इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। इसी तरह से कॉपर के केस में भी जो है वो हम देख रहे हैं कि बजाय 4s में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने के जो है वो d में जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, जिसकी वजह से इसको स्पेशल स्टेबिलिटी जो है वो मिल रही है। तो ये फर्स्ट सीरीज़ में हमारे पास जो हैं वो 2 एलिमेंट्स जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, क्रोमियम एंड कॉपर, जो है वो एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहे हैं। जबकि सेकंड सीरीज़ अगर हम देखें तो इसमें जो है नायोबियम से स्टार्ट करके जो है वो हमारे पास अप टू द सिल्वर, ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहे हैं। सो इसकी जो है वो एनॉमली की वजह क्या है ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ नायोबियम के केस में अगर हम देखें तो डी में 3 होने चाहिए, बट यहाँ पे 4 हैं। मोलिब्डेनम के केस में जो है वो रीज़न समझ में आती है कि डी जो है वो हाफ फिल्ड हो गया है, और सिल्वर के केस में भी समझ आती है, प्लाटियम के केस में भी समझ आती है कि इस केस में जो है वो डी फुल फिल हो गया है। तो जो है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल के साथ स्पेशल स्टेबिलिटी एसोसिएटेड है। दैट्स वाई यहाँ पे जो है वो बजाय एस में इलेक्ट्रॉन जाने के या उसकी पेयरिंग होने के जो है वो क्या है, वहाँ पे डी में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहा है। थर्ड सीरीज़ में देखें तो थर्ड सीरीज़ में एज सच हमें कोई ख़ास एनॉमलस बिहेवियर देखने में नहीं मिलता, स्वाई यहाँ पे जो है वो हम 2 एलिमेंट्स देखेंगे। एक जो है वो हमारे पास प्लैटिनम का केस आएगा और दूसरा गोल्ड का। और गोल्ड के केस में चूँकि जो है वो यहाँ पे हमारे पास डी फुल फिल हो रहा है, तो फुल फिल डी के साथ स्पेशल स्टेबिलिटी एसोसिएटेड है। प्लैटिनम के केस में हम ये कह सकते हैं कि 6s के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 5d में इलेक्ट्रॉन के जाने के। सो दैट्स वाई जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेफरेबली जो है वो डी में चला जाता है एज़ कम्पेयर टू एस के। इसी तरह से जो है लास्ट सीरीज़ जो फोर्थ सीरीज़ है उसमें भी अगर हम गौर करें तो स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे हमारे पास एनॉमलस बिहेवियर सिर्फ जो है रोंजीनियम के केस में जो है वो नज़र आ रहा है, जिसमें एस में 1 इलेक्ट्रॉन है और डी फुल फिल्ड है। तो ये इसके केस में भी बिल्कुल वही वाली रीज़न जो है वो अप्लाई होगी जो हम इन चारों सीरीज़ में जो है वो देखते आ रहे हैं, जो कि कॉपर से जो है फर्स्ट सीरीज़ में कॉपर, सेकंड सीरीज़ में सिल्वर, थर्ड में गोल्ड और फोर्थ में रोंजीनियम पे जाके जो है वो ख़त्म होगी, क्योंकि इन तमाम में डी सब शेल जो है वो फुलफ़िल हो रहा है। स्टूडेंट्स ये तो हमने एक जर्नल जो है वो देख ली है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 4 सीरीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स की। अब सर हम इन एनॉमलीज़ को जो है वो क्या वजह, किस वजह से ये एनॉमलीज़ जो हैं वो राइज़ होती हैं उसको हम देख लेते हैं। तो बेसिकली इन एनॉमलीज़ के जो है या एबनॉर्मल बिहेवियर आप कह लें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो नॉर्मल बिहेवियर आ रहा है उसकी वजह जो है वो क्या है। उसमें पहली वजह तो ये है कि एनर्जी गैप जो है वो NS और NP के दरमियान में, वो हम इसकी बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो द फर्स्ट रीज़न जो है वो क्या है, एनर्जी गैप बिटवीन NS एंड N-1d ऑर्बिटल्स। और सेकंड जो है वो हमारे पास रीज़न है पेयरिंग एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन S ऑर्बिटल्स। और थर्ड रीज़न है स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और पार्टली फील्ड ऑर्बिटल्स की, ठीक है जी, जो कि अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं कुछ।
अब स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम और कॉपर की, जो कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर जो है वो हमने डिस्कस की है, और वहाँ पे मैं ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और सेकंड सीरीज़ की भी जो है वो नॉर्मलीज़ मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, बट इसको हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। अब इसमें जो है वो स्टूडेंट कुछ इस तरह का चक्कर है कि जो आपने भी यहाँ पे मैं आपको दोबारा रिकॉल करवाती हूँ। ये हमारे पास नायोबियम से जो है वो स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, नॉर्मलस बिहेवियर, एंड इट वाज टर्मिनेटिंग एट सिल्वर। सो इन केसेस में जो है वो स्टूडेंट्स हम क्या रीज़न जो है वो दे सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा डी ऑर्बिटल्स में अपीयर हो रहे हैं, प्रेफरेबली एज़ कम्पेयर टू एस ऑर्बिटल्स। अब एस भी हमारे पास अवेलेबल है और डी ऑर्बिटल्स भी अवेलेबल हैं। अब इलेक्ट्रॉन ने डिसाइड करना है कि वो या तो एस ऑर्बिटल में जाके पेयर अप हो जाए या फिर डी ऑर्बिटल में एक्साइट करके चले जाए। सो अब ये जो है इनकी चॉइस किसके ऊपर डिपेंड करेगी। एक तो जो है वो एनर्जी गैप के ऊपर डिपेंड करेगी बिटवीन एस एंड डी ऑर्बिटल्स के, और इसके अलावा जो है वो क्या होता है, इसके अलावा जो है चूँकि साइज़ इनका जो है वो कम हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि एफ़ इलेक्ट्रॉन्स, जब एफ़ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो है या एफ़ सेप्शल में इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं, उसकी वजह से जो है डी ऑर्बिटल की शील्डिंग जो है वो हो जाती है। उसकी वजह से जो है वो एनर्जी गैप एस और 5d के दरमियान में मज़ीद जो है वो बढ़ जाता है। एस हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, 6s, ठीक है जी स्टूडेंट। 6s और 5d के दरमियान में जब एनर्जी गैप बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी जो है वो लेस हो जाएगी दैन द एक्साइटेशन। सो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डजंट टेक प्लेस इन टंगस्टन इन स्पाइट ऑफ द स्टेबिलिटी पॉसिबल बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो हमने एक चीज़ डिस्कस कर ली है कि मैं अगेन आपको वो स्लाइड जो है वो दिखा रही हूँ, उधर जो है वो आप लोगों को लेके चल रही हूँ कि सेकंड सीरीज़ को हम जो है जो डिस्कस कर रहे थे कि इन केसेस में जो है वो क्या हो रहा है कि बेसिकली 5s में जो है वो इलेक्ट्रॉन जाने के लिए जो पेयरिंग एनर्जी चाहिए वो चूँकि ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन की जो एक्साइटेशन इनटू डी, सो दैट्स वाई जो है वो दे प्रेफरेबली मूव इनटू द 4d रादर दैन गोइंग इनटू द 5s। जबकि जो है लास्ट में एक लाइन हमने डिस्कस की है दैट वाज अबाउट टंगस्टन, जो कि थर्ड सीरीज़ में पाया जाता है। अगर हम इसको देखें तो इसको भी क्रोमियम की और मोलिब्डेनम की तरह जो है वो ऐसे ही करना चाहिए कि ये 1 और 5 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो शो करनी चाहिए, ताकि जो है ये जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल जो है वो स्टेबल होता है। लेकिन इस केस में जो है टंगस्टन ऐसा जो है वो बिहेवियर शो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आके अगर हम देखें तो बेसिकली जो है वो जो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होगा ना, उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द जो इलेक्ट्रॉन की जो है वो पेयरिंग से। सो दैट्स वाई जो है वो 4s में इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर कर जाता है, और यहाँ पे s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, जबकि 5d में जो है वो अपने जैसे यूजुअल पैटर्न के मुताबिक 4 ही आने चाहिए, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ रहे हैं। जबकि लास्ट सीरीज़ का ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि रॉन्जीनियम के अलावा जो है तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो नॉर्मल बिहेवियर जो है वो शो करते हैं, कोई नॉर्मली यहाँ पे हमें देखने में नज़र नहीं आती। सो स्टूडेंट इसके साथ